जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल फिर से एक बार आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करके आ जाइए। उसके बाद आज बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चंस के साथ क्लास को स्टार्ट करने वाले, और बहुत मजा आएगा आपको इस क्लास के अंदर। और साथ में जैसा कि आपके लिए एक मैथ्स मैजिक नाम से एक चैनल खोल दिया गया है, जिसपे मैथ्स की वीडियोस आपको, जैसा कि कभी कभी होता हो कुछ मेरी वीडियोस ढूंढनी पड़ती होगी, तो मैं वहाँ पर जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँगा तो वो आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथ्स मैजिक, ठीक है, नाम से वो आपका चैनल है। तो मैथ्स मैजिक इस तरह से ये नाम है उसका चैनल का, और एक दो बार मैं आपको इसका लिंक उसमें दे दूंगा टेलीग्राम में, इस वाले में, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, जिससे कि आप इस चैनल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अभी शायद सर्च करने पर आ भी जाए, बट नहीं भी आएगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा टेलीग्राम में। और दूसरी बात देखिए, सुबह की जो क्लास है वो डेली 9 बजे चल रही है। तो SCF का पार्ट 1 आज हुआ था, कल SCF का पार्ट 2 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स सुबह वाली जो फ्री क्लास चल रही है ऐप पर, उसे डेली लिया करो। और जो SCF का आपका पार्ट 2 है, जो कि आपका कहाँ पर मिलेगा, ऐप पे। अगर आपको ऐप पे नहीं मिल रहा तो आपको नॉर्मल सा क्या करना है, आप सिंपल राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी ये अगर नाम लिखते हो टेलीग्राम पर, तो इस तरह से आपको वो ग्रुप दिखेगा। दिखाइए सर एक बार जल्दी से। तो देखिए इस तरह से आपको ग्रुप दिखाई देगा। उस ग्रुप के अंदर जब आप जाओगे तो उस ग्रुप के अंदर जाने का फ़ायदा क्या है, ये नहीं है कि सिर्फ इसी तरह के लिंक, आपको वहाँ PDF भी मिलेगी, आपको वहाँ पर ये लिंक भी मिलेगा जो फ्री क्लास का है, जो कि कल पार्ट 2 होगा SCF का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही इस तरह से दिखाई देगा नोटिफाई मी का, उस पर क्लिक कर देना। इधर एक नन्ही मुन्नी मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करना और इस तरह से आगे जाके फॉलो कर लेना। और फॉलो करते ही ये सभी चीज़ें कर लोगे तो नॉर्मल ये सुबह वाली क्लास का आपके पास मैसेज ही आ जाया करेगा। पहली बात तो ये फ़ायदा है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का। दूसरा, जो नया चैनल है मैथ्स मैजिक वाला, उसका भी लिंक आपको इसी टेलीग्राम में मिल जाया करेगा। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा देखिए, एक कोड RD सर 10, सभी कैपिटल लेटर में, RD राहुल देसवाल, तो RD सर 10। तो RD सर ऑफलाइन में कहा करते थे, तो वहाँ से RD सर, ये बहुत से बच्चों ने मुझे सुझाव दिया कि सर ये कोड बहुत अच्छा है, तो RD सर 10 आपके लिए कोड लाया गया है। जब भी आप कोई भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो और आप एक पूरे कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हो, ऐसी तैयारी जिसमें आपको बेस्ट टीम से पढ़ने का मौका मिले, बेस्ट टीम, पूरी टीम के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो पूरी टीम, अगर आप चाहते हो एक बेहतरीन टीम से पढ़ना, तो इस कोड को लगाइए RD सर 10। तो आप कोई भी कोर्स खरीदोगे उस पर एक तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऊपर से वहाँ पर जाकर आपको जो भी आपका बेस्ट टीचर है उस टीम को चुनने का मौका मिलेगा। जो भी आपको ऐसा लगता है, आपके दिमाग में आता है ये टीम चाहिए मुझे पढ़ने के लिए, वो पूरी टीम आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मैं तो वहाँ पर मैथ पढ़ाऊँगा ही, साथ में जो भी कोई भी, जो इस तरह से सिंपल करना है सर, ये नहीं सिंपल, वो दिखाइए पीछे। इस तरह से जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे ना टेलीग्राम के ग्रुप में, तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना और नॉर्मल आप RD सर 10 लिखोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, जैसा ही नीचे लिखा है। तो टीम कैसे चुननी है, आप GS का जो भी बेस्ट टीचर है, ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैं एक ही टीचर से पढ़ूँ GS, किसी की हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है तो हिस्ट्री पढ़ लेना उस टीचर से, किसी की फिजिक्स अच्छी लगती है फिजिक्स, किसी की आपको लगती है पॉलिटी तो पॉलिटी पढ़ लेना। इसी तरह से इंग्लिश के भी आपको बहुत सारे टीचर्स होंगे, बट जो भी आपके दिमाग में सबसे बेस्ट चलता है वो भी वहाँ पर पक्का होगा, और उससे आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। इसी तरह से रीजनिंग पढ़ सकते हो, और मैथ्स तो मैं वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा ही। तो आपने अगर 9-10 टीचरों की एक टीम बना ली और उन्हीं से रेगुलर आप 1 साल पढ़ लिए, तो आप एक नहीं जितनी भी जॉब्स हैं उन्हें निकाल दोगे। तो RD सर 10 ये लगाकर, और जैसा कि मेरा कोर्स आज से शुरू हो गया है 12 जून से, आज ही का दिन था, 12 से 1 आज क्लास भी हुई थी, तो आज 12 से 1 क्लास हुई थी दिन में। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है, इसके अंदर मैंने ट्रिगो मास्टर कोर्स है, ये हमारा मास्टर कोर्स, बट जो भी स्ट्रेटजी है आज मैंने बता दी थी, ठीक है। तो लाइव पढ़ने का एक अलग ही आनंद आएगा। नहीं तो ऐसा है कि अब अगर आप कल परसों जुड़ते हो तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि फिर प्रीवियस वीडियोस वहाँ पढ़ी उन्हें देख भी सकते हो, बट अभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाओगे तो सीधा क्लासेस को आराम से देख सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसा है, आप ये वाली बातें समझ आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं क्लासेस पे, तो जल्दी से आ जाइए, क्लास देखते हैं क्या कह रही है क्लास। तो आज हम किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ये तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, पर किस तरह के क्वेश्चंस, तो अगर आपने कल जैसे देखा होगा क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए सर एक बार। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सर लगाइए जल्दी से।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को कल हमने बात की थी जब आखिरी में जा रहे थे कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम 10-15 सेकंड में निकालना सीख लें कि भाई कैसे 10-15 सेकंड में इतना बड़ा क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। पहली बात तो हमें आ ही जाए कि किस तरह से इसका आंसर देना है, दूसरी बात जल्दी से जल्दी, तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पहला लगाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है इसकी एक नॉर्मल सी सिंपल सी ट्रिक भी होती है। बहुत से बच्चे उस ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर देते होंगे, पर एग्ज़ाम के अंदर उस ट्रिक का यूज़ अब ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? जो ये पहला क्वेश्चन है ना इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाया करते थे, पहले कभी, अब नहीं पूछे जाते। बट हाँ, पूछ सकता है किसी छोटे, जैसे कोई बहुत ही कभी ज़्यादा ही आसान पेपर आ गया तब पूछ लेगा। तो बच्चा क्या करता था इस तरह के क्वेश्चंस में। बट हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए क्योंकि इसी को सीखते सीखते हम आगे बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है। पहली लाइन हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 रुपये में 6 खरीदी और उसके बाद 6 रुपये में कितनी बेची? 5। तो डायरेक्ट इसका आंसर कि भाई कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे। यानी 25 रुपये में अगर उसने खरीदी होगी तो इतने बेची, और 25 पर कितने का प्रॉफिट? 11 का प्रॉफिट, और 25 पे 11 का प्रॉफिट, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा ये आ जाएगा 44% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। पर आपको ये तो लग गया कि यार क्या बात है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, और डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट तो आ गया, पर अगर गलती से उसने, अगर जैसा कि यहाँ पे 5 रुपये में 6 लिखा है, अगर वो लिख देता कि यहाँ पर 6 5 रुपये में, मतलब समझ रहे हो, ये ना एक डायरेक्ट तरीके ना डायरेक्ट ही होते हैं, इनमें मज़ा नहीं है। हमेशा चीज़ों को समझो, तो ट्रिक जरूरी है, बट ट्रिक कंसेप्ट के साथ कि समझ आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक रीज़न होना चाहिए। जब उसकी तरह जाओगे आप तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये डायरेक्ट ट्रिक का ऐसा कोई वो बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है जो मुझे लगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ इस ट्रिक से जाने के लिए। हाँ, अगर नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन ऐसा आपके सामने दिख जाता है तो आप ऐसे करके आंसर दे सकते हो, पर अक्सर इस तरह से चीज़ें गलत हो जाती है। हमें चीज़ों को समझना है। क्या समझना है? आप क्वेश्चन हटाइए एक बार, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ। मैंने आपको ना 40 रुपये दिए, ध्यान से याद रखना, मैंने आपको कितने रुपये दिए? 40 रुपये। आप एक दुकान पर गए, दुकान पर से लौट कर आए, तो आप मेरे पास जब लौट कर आए तो आपने 8 पेन खरीदे, तो आपने टोटल 40 रुपये खर्च करने के बाद 8 पेन खरीदे। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक पेन कितने का, तो आपको ये पता है कि एक पेन का प्राइस निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, 40 रुपये टोटल खर्च किए गए, किन पे? 8 पेनों पे। यानी एक पेन कितने का हुआ होगा? 5 रुपये का। भाई टोटल खर्चा 40 रुपये, 8 हिस्सों में बांटना है ना इस 40 रुपये को, क्योंकि 8 पेन खरीदे हैं, सभी का एक जैसा प्राइस था, तो 8 हिस्सों में जब 40 को बांटा तो एक पेन 5 रुपये का हमें पता चला। यानी अगर मैं ये जानना चाहूँ एक वस्तु का खरीदने वाला मूल्य कितना है और कहीं पर ऐसे दे दिया जाए कि आपके पास टोटल, मैं कह दूं कि आपके पास 18 रुपये थे और आप 18 रुपये में 3 पेन खरीद कर लाए। आप 18 रुपये में कितने पेन खरीद के लाए? 3 पेन। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए कि जो एक पेन है उसका खरीदने वाला, वहाँ से हमें 3 पेन मिले, यानी ये 18 रुपये 3 हिस्सों में बटेंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा हर एक पेन 3 रुपये का पड़ा होगा, 3 रुपीज़ पर पेन। तो अगर मैं एक वस्तु या एक आइटम का खरीदने वाला मूल्य निकालना चाहूँ तो टोटल जो भी खर्चा हुआ है और उसमें जितने भी आर्टिकल्स आए उससे डिवाइड कर दीजिए, वहाँ से मुझे एक वस्तु का प्राइस मिल जाएगा। बस यही चीज़ हमें सीखनी थी और हम सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। पहला देखिए, पहले क्वेश्चन को सीखने के बाद आपको लगेगा कि पिछला ही मेथड थोड़ा इजी था, बट इस क्वेश्चन से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, और यहाँ से आपको समझ भी आएगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था और यूं हो रहा था इसलिए। तो आपको सिंपल, आपसे मैं अगर कहूँ, जैसा कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है। एक कितने में खरीदेगा?
तो आप कहोगे भाई हमें सिर्फ हमेशा ना एक वस्तु का खरीदने वाला मूल्य पता होना चाहिए, और इसी तरह से इन क्वेश्चंस में एक वस्तु कितने बेची वो वाला मूल्य पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसने टोटल 5 रुपये खर्च करके कितनी पेंसिलें खरीदी हैं? 6 पेंसिल। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक वस्तु उसने 5/6 रुपये में खरीदी होगी, और जब एक खरीदी होगी तो उसको एक पेंसिल 5/6 रुपये ही पड़ी, और इसके हिसाब से उसने बहुत खरीदी होंगी, हमें नहीं पता कितनी। इसी तरह से बेचते टाइम वो किस तरह से बेच रहा है, वो 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है। भाई 6 रुपये में कितनी बेची? 5। तो एक कितने बेची होगी भाई? टोटल 6 रुपये में 5, तो 5 से 6 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इतने रुपए के हिसाब से वो एक बेचता है। कितनी बेच रहा है नहीं पता, कितनी खरीदी नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जितनी खरीदता है उतनी ही बेच रहा है, क्योंकि ये हमें डन है कि मैंने, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रॉफिट या लॉस जानना चाहूँ तो जितनी खरीदूंगा तो मुझे बेचनी भी उतनी पड़ेगी। तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा है आपने खरीदी कितनी है? नहीं। कितनी बेची? नहीं। तो क्या किया जाए? तो आप एक वैल्यू मान लीजिए। कौन सी वैल्यू? x मान ले, y मान ले? नहीं, एक ऐसी वैल्यू जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए। यानी 6 और 5 का एलसीएम लिया, और मैंने मान लिया कि एक्चुअल में अगर उसने 5/6 रुपये के हिसाब से 30 पेंसिलें खरीदी होती तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए 6/5 रुपये के हिसाब से कितनी बेचनी पड़ेंगी? 30 ही बेचनी पड़ेंगी। यानी इतने रुपये के हिसाब से 30 खरीदी, इतने रुपये के हिसाब से 30 बेच दी। खरीदते टाइम एक्चुअल में उसकी जेब से कितना खर्चा हुआ? 25 रुपये का, और बेचते टाइम उसकी जेब में कितने रुपए आए? 36 रुपये। यानी जब वो वस्तुओं को खरीद रहा था, 30 वस्तुओं को, तो उसकी जेब से 25 रुपये खर्च, और जब कमाने बैठा तो अगला 36 रुपये कमा चुका है। यानी इन द एंड 25 खर्च करके 36 कमाए, यानी उसे 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि जो उसे प्रॉफिट है वो परसेंटेज में बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? हमें 11 का प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 25 से 4 पे 4 की 11 में गुणा 44%। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, जल्दी से। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अगर वॉइस मिसमैच हो रही है तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। क्या सर वॉइस मिसमैच हो रही है? जल्दी से बताइए। हो रही है? कितनी? थोड़ी सी या ज़्यादा? हल्की सी हो रही है ना भाई, थोड़ी सी है, उसकी आप दिक्कत मान लो, ये थोड़ी सी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतने से तो चलो कभी कभी हो जाता है, तो यार टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन क्या करा है इस बार? किसी हाँ भाई अब बताना, चलिए जल्दी से बताओ। अब वॉइस सही आ रही है? जल्दी से बताइए, अब वॉइस सही आ रही है कि नहीं? जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे, अब वॉइस सही आ रही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार। एक व्यक्ति ने 11 नींबू 10 रुपए में खरीदे, यानी 10 रुपए खर्च करने पर 11 नींबू खरीदे। तो 10 रुपए में अगर 11 खरीदता है तो एक कितने में खरीदेगा? तो हमने यही तो सीखा है, अगर एक नींबू का, सिर्फ एक नींबू का प्राइस निकालना है खरीदने वाला, तो 10 रुपये खर्च करके टोटल खरीदे कितने थे? 11। तो 11 से डिवाइड कर देंगे 10 को, और हमें पता लगेगा एक जो नींबू खरीदा होगा वो 10/11 रुपये में खरीदा होगा। यानी जब वो खरीदने गया और उसने पूछा होगा भाई एक नींबू कितने में मिलेगा, तो उसने कह दिया होगा 10/11 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। अब चाहे आप जितने मिले वो बेचे, यानी एक नींबू 11/10 रुपये के हिसाब से बेच दिया। अब खरीदे कितने, बेचे कितने नहीं पता, हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? एक ऐसी वैल्यू जो 11 और 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। वो क्या होगी? 110। 11 और 10 का एलसीएम। तो मैंने माना कि भाई 10/11 रुपए के हिसाब से, अभी भी दिक्कत आ रही है? देखो जल्दी से बताओ, अब आवाज आ गई? जल्दी से बताइए, अब आ रही होगी आवाज? जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताइए, अब आवाज आ रही है? अब आ रही होगी आवाज, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसी आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए, अब सही आ रही कि नहीं आ रही? आपसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ भाई बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, मैंने क्या कहा, और अगर आप कभी भी ऐसे वीडियो बंद करो। देखिए,
तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो यार, क्योंकि क्या हुआ है कि एकदम थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी वॉइस मिसमैच की, जिस कारण से बच्चे थोड़े से चले गए। तो जल्दी से बुला लीजिए सबको, ठीक है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा था, हमने क्या देखा था अभी तक कि 10/11 रुपए के हिसाब से वो एक वस्तु खरीदता है और 11/10 रुपए के हिसाब से एक वस्तु बेच रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी खरीदी और कितनी बेची। तो उसने कितनी खरीदी नहीं पता, कितनी बेची नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू मानेंगे, एक ऐसी वैल्यू जो इस 11 और 10 से पूरी तरह कट सके। तो हमने क्या माना उस कंडीशन में, 11 और 10 का एलसीएम 110। मैंने माना कि उस व्यक्ति को 110 वस्तुएं खरीदनी थी, और अगर उसने 110 खरीदी हैं तो जब तक वो 110 नहीं बेच लेगा उसे नहीं पता चलेगा उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो कितने पे जाएगा, 10 पे। यानी कि मुझे यहाँ से पता लगा कि उस व्यक्ति के पास अगर उसने भाई 10/11 रुपए के हिसाब से 110 वस्तुएं खरीदी होंगी तो उस कंडीशन में उसकी जेब से 100 रुपये खर्च हो चुके थे। और जब वो बेचने लगा तो एक वस्तु इतने की, तो 110 वस्तुएं कितने बेच दी होंगी, 121 रुपये में। यानी कि अगला 100 रुपये खर्च करता है और 121 रुपये कमा रहा है, यानी कि डायरेक्ट 100 रुपये पर उसे 21 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो 100 का 21% उसको प्रॉफिट। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो भाई, 100 रुपये पे 21 रुपये का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0, यानी 21% का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। आंसर, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बार यार अगला क्वेश्चन जल्दी से करने के लिए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो तीसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार शेयर कर दो प्लीज, या फिर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हुआ कि वीडियो को रोकना पड़ा था जिस कारण से बहुत से बच्चे चले गए हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से शेयर करके सभी को बुला लीजिए। इतना सा तो यार आज थोड़ा सा, वैसे मैं कहता नहीं शेयर के लिए, बट ऐसा है कि जब एकदम बच्चे चले जाते हैं किसी और दिक्कत से, टेक्निकल से, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखिए, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों कहा था आपको करने के लिए, इसका रीज़न था, क्या रीज़न था, वो था ये क्वेश्चन। अभी तो ये छोटा सा बच्चा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, बट हम अगर उन तरीकों से कर रहे होते जो सबसे पहले तरीका सिखाया था, उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने इस नए वाले तरीके की आपसे कही थी। तो क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 3 में क्या रखा है कि एक दुकानदार 10 रुपये खर्च करके 11 नींबू खरीदता है। वही बात जो पहले कही थी, यानी अगर मैं 10 रुपये खर्च करके 11 नींबू खरीदता हूँ तो एक नींबू कितने में खरीदूंगा, 10/11 रुपये में। ये आ गया मुझे एक नींबू का खरीदने वाला मूल्य। जब बेचने लगा तो मैं बेचते टाइम 11 नींबू 10 रुपये में बेच रहा था, यानी एक नींबू का बेचने वाला मूल्य ये था। मैंने कितने खरीदे नहीं पता, कितने बेचे नहीं पता, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऐसी वैल्यू मानूंगा जो 11 और 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और वो वैल्यू क्या होगी, 11 और 10 का एलसीएम यानी 110। तो मैंने मान लिया जब वो खरीदने गया तो 10/11 रुपये के हिसाब से एक मिलता था, तो उस कंडीशन में उसने 110 खरीदे। अब आपको सर 110 ही क्यों खरीदे, शायद ये 220 भी तो हो सकता था, 220 कुछ भी मान लीजिए, माना है मैंने, एक्चुअल नहीं है। एक ऐसी वैल्यू मानिए जो पूरी तरह से इस नंबर से कट जाए। तो मैंने माना कि 10/11 के हिसाब से अगर उसे एक मिलता था तो उसने 110 खरीदे, पर जब वो बेचने बैठा तो जब तक उसके 110 नहीं बेचेंगे ना उसे पता लगा प्रॉफिट है या लॉस, तो उसने 11/10 रुपये के हिसाब से 110 बेच भी दिए। अब वो देखने लगा यार कि जब खरीदते टाइम उसकी जेब से कितने रुपये का खर्चा हुआ, 100 रुपये का, बेचते टाइम 0 से 0 कटा, उसकी जेब में 121 रुपये आए। तो मैंने देखा भाई 100 रुपये खर्च करके अगला 121 रुपये कमा रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपये का। और ये 21 रुपये का प्रॉफिट कब हुआ, जब उसने 110 वस्तुएं बेची होंगी। इस बात का ध्यान रखना, 110 वस्तुएं बेची या 110 वस्तुएं खरीदी, भाई खरीदी भी उतनी है, बेची भी उतनी है। 21 का प्रॉफिट कब होता है, जब वो 110 खरीदता है। बट क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो 63 रुपये का, यानी इससे 3 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसने एक्चुअल में कितने नींबू खरीदे, तो उसने 110 ना खरीद कर इससे 3 गुना ज़्यादा 330 नींबू खरीदे होंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। 300 मेरे भाई 300 कैसे तुमने आंसर दे दिया, 330। अरे कहाँ सोच रहे हो, कहाँ बुद्धि लगाते हो, हद है यार तुम्हारी भी। ये बताओ मैंने क्या माना था, पहले उसने कितने खरीदे, 110, ये थी क्वांटिटी, ठीक है, और बेचे कितने उसने 110,
यानी यहाँ पे लिख देता हूँ उसने खरीदे कितने 110 और बेचे भी कितने 110। जब 110 खरीदे तो 11 से ये 110 कितने पे रहा 10 पे, तो उसको 100 रुपये खर्च करने पड़े। उसने ये नहीं पूछा उसने क्या खर्च करा क्या नहीं खर्च करा, उसने ये पूछा है उसने टोटल कितने खरीदे हैं। किसी को डाउट जल्दी से, हाँ भाई जल्दी बताओ। 300 क्यों आंसर दे रहे हो मेरे भाई, 330 वाले सभी बच्चे सही हैं, 330 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर जी क्या 300 आंसर है नेक्स्ट। अरे मेरे भाई समझ तो लो, नेक्स्ट तो मैं चले जाऊंगा, यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ। ठीक है, 330 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन पे, और ध्यान से देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी, और इतना हल्के में क्वेश्चन को मत लिया करो, थोड़ी सी देख लिया करो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही बेहतरीन सा। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एग्जाम में ही दिखेंगे, कोई नहीं कराने बैठा। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ तो ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब एग्जाम में दिखेंगे तो उस टाइम अफसोस बनाने से बेहतर है अभी ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो सही आंसर देने की। गलत आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट निकालो तो सही। अब मुझे लगता है कि आप सभी पक्का मुझे 100% सही आंसर दोगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो उसने क्या कहा कि उसने कुछ संतरे खरीदे व्यक्ति ने। किस तरह से वो खरीद रहा है संतरे, वो 34 रुपये खर्च करता है। अच्छा, 34 रुपये खर्च कर कितने लाया 8। तो अगर मैं एक संतरे का मूल्य जानना चाहूँ कि उसको एक संतरा कितने रुपए का पड़ा खरीदते टाइम, तो इस 34 को 8 से, भाई 34 को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि भाई एक संतरा जब उसने खरीदा, CP मतलब खरीदने वाला मूल्य, उसने 34/8 रुपये में खरीदा। चलो ठीक है, अब बेचने की बारी आई। जब बेचने की बारी आई तो उसने 57 रुपीज़ खर्च करके, 57 रुपीज़ में 12 क्या बेच दिए। यानी खरीदता है तो 34/8 रुपये में एक खरीद लेता है, बेचता है तो 57 से ही 12 रुपये में एक बेच देता है। ठीक है, बट ये जो नीचे 8 और 12 है ना, दिक्कत दे रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे 8 और 12, क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो मैंने क्या चाहा कि 8 और 12 को हटाऊं। तो मैंने 8 और 12 का एलसीएम लिया, और 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 24। तो मैंने मान लिया कि जब वो खरीद रहा था तो उसने कितने खरीदे होंगे 24। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, कितने खरीदे और कितने बेचे। 24 ही खरीदे और उसने 24 ही बेचे। खरीदते टाइम इतने का एक था तो 24 कितने पड़े उसे 102 रुपये के। बेचते टाइम एक कितने बेच रहा था तो 24 कितने बेचे 114 में। अब अगर मैं देखूं यार मेरी जेब से 102 रुपये गए, मेरी जेब में 114 रुपये आ गए, यानी एक्चुअल में मुझे पहले से 12 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी मैं 12 रुपये कमा चुका हूँ। पर ये 12 रुपये मैं कब कमाता हूँ, जब मैं 24 आर्टिकल खरीदता हूँ या फिर 24 बेचता हूँ। जैसा ही क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लेते हैं कितने खरीदे। ठीक है, तो अगर मैं 24 खरीदता हूँ तो मुझे 12 का प्रॉफिट होता है। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहो तो आप आसानी से यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। कैसे, आपका जो प्रॉफिट है, जितनी वस्तुएं खरीदी हैं, प्रॉफिट उसका क्या है आधा है, यानी कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका डबल कर दीजिए, उतनी आपने वस्तुएं खरीदी हैं। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का दिखा रखा है, एक्चुअल में 45 रुपये का है। तो 45 का प्रॉफिट है, तो जो खरीदी गई होंगी वस्तुएं वो कितनी होंगी 45 का डबल 90 है। ये डायरेक्ट आंसर आ सकता था, बट डायरेक्ट भी नहीं जाना चाहते तो भाई ये जो प्रॉफिट है 12 का नहीं है, कितने का है 45 का। इस 12 से कितने गुना ज़्यादा 45/12 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से उसने जो टोटल वस्तुएं खरीदी हैं वो भी 24 ना होकर 24 का 45/12 गुना ज़्यादा। 12 से 2 पे कटेगा, 45 दूनी 90 है, यानी उसने 90 वस्तुएं खरीदी होंगी। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई शेयर लाइक करो, जल्दी से लाइक कीजिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई हैं चीज़ें। अब आप अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको लगा यार ये तो पहले ही तो क्वेश्चन था, फिर से वही आ गया। बट जैसे जैसे इस क्वेश्चन की गहराई में जाओगे, इस क्वेश्चन को आगे तक देखोगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं ये तो कुछ और ही कह रहा है क्वेश्चन। तो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो फिर उसके बाद में आज आपको यहाँ पे एक सांप निकल गया तो उसकी स्टोरी बताऊँगा। निकला कल था बट आज भी आ गया था। तो कैसे क्या हुआ, ठीक है, क्लास के टाइम पे आज सुबह में जब वो फ्री वाली क्लास ले रहा था तो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी थोड़ा सा इन चीज़ों को सीख लो, फिर जब नेक्स्ट टाइप करेंगे ना, क्योंकि बच्चों के मैसेज भी आए थे 1-2 के, ठीक है, तो उस टाइम मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ नींबू खरीद लिए और खरीदते टाइम क्या करा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक बार खरीदता था, दूसरी बारी में तो बेच देता था अगला, बट इस बार क्या हुआ कि वो अलग अलग जगह जाकर 2 बार नींबुओं को खरीद कर लाया। तो पहली बार जब वो खरीदने बैठा तो उसने 10 रुपये में कितने खरीदे, टोटल 11। यानी अगर मैं एक नींबू कितने का पड़ा उसे, एक नींबू पड़ा 10/11 रुपये में। यानी पहले वाला गट्टा सा नींबू का खरीदा होगा तो उसने एक नींबू उसे 10/11 रुपये के हिसाब से पड़ा और उस हिसाब से उसने खरीदे होंगे कुछ ना कुछ। फिर वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो आगे उसे मिल रहे थे 10 रुपये में 9 के हिसाब से, ठीक है। तो उसने ये वाले नींबू भी खरीदे भाई कुछ, बट क्वेश्चन ये साफ साफ कह रहा है जितने पहले खरीदे उतने ही बाद में खरीदे हैं, ठीक है। आगे फिर उसने क्या करा भाई, बेचने बैठ गया अगला, और बेचते टाइम उसने क्या करा है, 1 रुपये में एक टॉफ़ी नहीं है वो नींबू है, थोड़ा सा वहाँ पे टॉफ़ी लिखा हुआ है, प्रति टॉफ़ी, अच्छा ठीक है। तो 1 रुपये में एक के हिसाब से बेच देता है वो, बस टॉफ़ी को हिंदी में नींबू कर लेना और इंग्लिश में टॉफ़ियाँ, सॉरी हिंदी में टॉफ़ियाँ इंग्लिश में नींबू, बस नींबू और टॉफ़ी लिखा है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। बेचते टाइम उसने 1 रुपये में एक के हिसाब से आर्टिकल्स को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बेचते टाइम 1 रुपये में एक बेचा, यानी कि इन द एंड हमें ये समझ आ गया उसने 1 रुपये में एक वस्तु बेच रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम क्या करते थे, जो भी नीचे वैल्यू लिखी होती थी इसका एलसीएम लेते थे। एलसीएम क्या आएगा, 99। हम क्या मानते थे कि भाई इस प्राइस में अगर वो एक खरीदता है तो मैं मान लेता हूँ अगर उसने इस प्राइस में 99 खरीदे होते, माना है ये मैंने, ठीक है। 100% तय नहीं उसने 99 खरीदे, वो तो आगे पता लगेगा, बट हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना, उसमें तो भाई एक मानी हुई वैल्यू भी सही आंसर देती है, ठीक है। अगर पहले 99 खरीदे तो दोबारा भी उसने उतने खरीदे, दोबारा भी 99 खरीदे, पर जब वो बेचने बैठा तो वो कितने बेचेगा आपके हिसाब से, 99 बेचेगा? नहीं। क्यों नहीं बेचेगा 99? क्योंकि मैंने आपको समझाया है जितने भी वो आर्टिकल्स खरीदेगा जब तक वो उतने बेच नहीं लेगा उसे नहीं पता कि एक्चुअल में उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। यानी कि अगर मैं देखूं उसने पहले 99 खरीदे, फिर 99 और खरीदे, टोटल कितने खरीदे, 198। तो जब तक वो 198 बेच नहीं लेता उसे क्या पता एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो जितने खरीदेगा 99, 198 तो उतने ही उसे बेचने पड़ेंगे। पर अब देखते हैं कि जब वो 10/11 रुपये के हिसाब से 99 खरीदने गया तो उसकी जेब से कितने रुपये का खर्चा हुआ, 90 रुपये का। और जब वो 10/9 रुपये के हिसाब से 99 और खरीदे होंगे उसने तो उसकी जेब से कितने रुपये और खर्च हुए, 110 रुपये और। तो जब उसने पूरी खरीदारी कर ली तो इन द एंड 90 और 110 200 रुपये उसकी जेब से खर्च हो चुके थे। टोटल कितनी खरीदारी कर चुका था वो, इतनी। और इतने ही जब वो बेचने लगा तो उसकी जेब में कितने आए, 198 रुपीज़। यानी यहाँ से एक बात तो तय हो चुकी है कि अगले को हो चुका है घाटा। पर घाटा कितने का, कि अगर वो 200 रुपये खर्च करता है तो उसकी जेब में बस इतने आए, यानी घाटा हुआ 2 का। तो 200 रुपये पर 2 का घाटा परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से 2 काट दें, यानी 1% का उसे लॉस यहाँ देखने को मिला। ठीक है भाई, किसी को डाउट जल्दी से देखिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर इंक दीजिए अगर हो तो, लीजिए इसमें इंक डाल दीजिए जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरे कहाँ गिर गया भाई, तू कहाँ जा रहा है तू, यहाँ देखिए ढक्कन गिर गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार जब वो व्यक्ति नींबू बेचने लगा तो उससे पहले तो खरीदेगा, तो जब वो खरीदने लगा तो उसने क्या करा, पहली बार गया तो जितना भी इकट्ठा सा खरीद के लाया होगा 1 रुपये में 2 खरीद रहा है, यानी कि उसने एक नींबू 1/2 रुपये में खरीदा। मैंने पहले ही सिखा दिया था कि हम कैसे निकाल रहे हैं कि एक नींबू का प्राइस, तो एक नींबू उसे 1/2 रुपये का पड़ा। आगे गया तो उसने 2 रुपये खर्च करके एक खरीदा, यानी कि उसे आगे जाने पर जितने भी नींबू खरीदे होंगे वो जो भी लोट सा एक गट्ठा सा खरीदा होगा वो गट्ठे में एक नींबू से 2/1 रुपये का पड़ा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है वो कि जब वो बेचने लगता है तो 3 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है।
ठीक है, तो बेचते टाइम 3 रुपये में 3 के हिसाब से बेच रहा है। तो अगर मैं इनको रेशो में निकालता हूँ तो भाई ये कितना बन जाएगा, कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा। भाई 3 रुपये में 3 के हिसाब से बेचेगा तो काट लीजिए, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, हमें अगर ये जानना हो कि उसने कितने खरीदे या कितने बेचे, तो सबसे पहले नीचे वाली जो वैल्यू उनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो मैंने मान लिया कि भाई इतने रुपए के हिसाब से उसने पहले 2 खरीदे, फिर आगे और गया, फिर इस प्राइस पर उसने 2 और खरीदे। अब मैं अगर देखूं तो उसने 2 ये खरीदे हैं, 2 ये, टोटल खरीदे कितने, 4। अगर उसने टोटल 4 खरीद लिए हैं तो वो बेचेगा भी कितने, तो अभी तक हमें पता है जितने खरीदेगा उतने ही तब तक बेच नहीं लेगा, उसे नहीं पता लग सकता प्रॉफिट है लॉस है। तो 2 और 2 4 खरीदे तो वो बेचेगा भी 4। ठीक है, अब आप देखिए इस 2 से 2 को काटूंगा, यहाँ पर 1 आया, 2 दूनी 4, तो मुझे पता चला कि 2 और 2 जब टोटल 4 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी तो उसकी जेब से 1 और 4 5 रुपये टोटल खर्च हो चुके थे। और जब वो कमाने बैठा तो 1 की 4 में गुणा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी कि ये 5 यूनियन 4/5 है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, इन दोनों का प्लस है ये 5, तो 5 रुपये तो वो कमाता है और 4 रुपये, सॉरी 5 रुपये वो क्या करता है यार, 5 रुपये में उसने वस्तुएं खरीदी। ठीक है, और 5 रुपये में वस्तुएं खरीदने के बाद जब वो बेचने बैठा तो उसे कितने रुपए मिले, 4 रुपये। ठीक है, तो मैंने देखा उसे एक्चुअल में कितने का लॉस हो चुका है, 1 रुपये का। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे 5 रुपये पर 1 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा, और 1/5 कितना होता है, 20%, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से देखिए अगले। ठीक है, देखो सर मार्कर में एक डाल दीजिए जल्दी से, देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहने वाला है। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखेंगे। अच्छा 7th तो हमने कर ही लिया था, इस तरह का आप कर लोगे, इसका होमवर्क में आंसर दे देना। 8th पे आ जाइए जल्दी से। तो 8th क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या होगा जल्दी से बताइए भाई। अरे मेरे भाई नाराज नहीं हुआ, मैं कहता इंक डाल दीजिए, और बस मैंने ये बंद कर रखी थी इससे, मैं सर जल्दी से इंक डाल के देना यार, मैंने ये कहा था और आपको लग रहा हो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आवाज़ बंद करूँगा तो आपको ऐसा लगता हो गुस्सा हो रहा हूँ, बस ऐसा होता है कि आवाज़ बंद होती है तो आपको ऐसा लगता था नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक दुकानदार है, उसने क्या करा, उसने 40 रुपये खर्च करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम्हारे पास 40 रुपये थे, तुम 40 रुपये खर्च कर लाए और तुम सिर्फ 3 ही वस्तुएं खरीद कर लाए, तो एक वस्तु तुमने कितने खरीदी होगी। 40 रुपयों को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा एक वस्तु 40/3 रुपये की आप खरीद कर लाए हो। इसी तरह से थोड़ी सी और आगे बढ़े और आगे जाकर आपने 60 रुपये खर्च करके 5 वस्तुएं और खरीदी, यानी 60 रुपये खर्च करके 5 और खरीदी, तो एक कितनी खरीदी, 60/5 रुपये की। यानी कुछ वस्तुएं यहाँ खरीदी हैं जिनका प्राइस था 40/3 रुपये के हिसाब से, कुछ यहाँ खरीदी 60/5 रुपये के हिसाब से। बट जब बेचने लगे तो बेचते टाइम 50 रुपये में 3 के हिसाब से आप बेच रहे हो। यानी बेचने वाला मूल्य क्या है, अगर आप एक वस्तु का मूल्य निकालते हो तो आप 50/3 रुपये के हिसाब से एक वस्तु को बेच रहे हो। टोटल खरीदी कितनी नहीं पता, टोटल बेची कितनी नहीं पता। तो हम करते क्या थे इस तरह के क्वेश्चंस में, 3, 5 और इस 3, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। इन सभी का एलसीएम यानी एक ऐसी वैल्यू जो 3, 5 और 3 से पूरी तरह कट जाए, और वो वैल्यू क्या आएगी हमारी 15। यानी मैंने मान लिया जब वो व्यक्ति गया होगा तो उसने 40/3 रुपये के हिसाब से शुरुआत में 15 वस्तुएं खरीदी। ये वैल्यू मैंने मानी है, एक्चुअल नहीं है। तो मैंने माना कि उसने शुरू में 15 खरीदी, आगे और निकला तो इतनी ही और वस्तुएं इस प्राइस पे खरीद ली, यानी कि उसने 15 पहले खरीदी, 15 और खरीदी, तो ओवरऑल कितनी खरीद लाया, 30। अब जब वो 30 घर पे खरीद के लाया होगा, दुकान में बैठा होगा, तो वो बेचेगा भी 30, तो उसे बेचनी भी कितनी पड़ेगी, 30। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसने टोटल खरीदी तो भी 30 और बेची तो भी 30। जब वो खरीदने लगा होगा यहाँ पर, तो इस प्राइस के हिसाब से उसने यहाँ पे 200 रुपये खर्च करे, और यहाँ पे खरीदते टाइम उसने 180 रुपये और खर्च करे,
तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कितना खर्चा हुआ तो आप कहोगे 200 और 180, अगला इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो अगला 380 रुपये खर्च कर चुका है। मैंने कहा ठीक है, खर्च कर दिया उसकी अगले की इच्छा, पर उसने कमाया कि नहीं कमाया? तो हमें पता है एक वस्तु इतने में बेचता है तो 30 वस्तु कितने में बेचेगा? 30 वस्तु बेचेगा 500 रुपये में। तो भाई उसने 500 रुपये कमाए। 380 खरीदते वक्त खर्च करे, 500 रुपये उसने कमा लिए, तो एक्चुअल में उसको 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या उसे 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ? अच्छा, अगर ये 120 का प्रॉफिट कब होता है? जब वो 30 वस्तुएं खरीदता है या फिर 30 बेचता है। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो उसका प्रॉफिट है वो 120 का नहीं है, थोड़ा सा सर छोटा कर दीजिए, उसका प्रॉफिट है 2412 रुपीज़ का। यानी इससे जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कितने गुना ज़्यादा है? 2412 अपॉन में 120 गुना। जब आपको पता है कि 120 से आप इसे नहीं काट पाओगे जल्दी तो 2412 अपॉन में 120 कर दीजिए। तो इसी तरह से हमारी जो टोटल आर्टिकल्स हैं जो खरीदे या बेचे वो भी 30 ना होकर इससे 2412 अपॉन में 120 गुना ज़्यादा होंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 12 2 जा 24, 0 12 जा 12, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर 3 जा 3, 0 3 2 जा 6, यानी 603 वस्तुएं खरीदी होंगी या बेची होंगी। किसी को डाउट? अरे भाई साहब हद हो गई, 30 कहाँ से आया? भाई तुमसे मैंने कही कि जा दुकान से कुछ लिया खरीद कर, तुम 15 चीज़ें पहले ले आए, 15 चीज़ें बाद में, और मतलब थोक की दुकान से लाए 15 चीज़ें, 30 नहीं हो गई। जब बेचने लगोगे तो 15 और 15 टोटल 30 नहीं बेच लोगे तब तक क्या पता लगेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। अगले क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। सिद्धार्थ मालविया, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, 9th क्वेश्चन, देखने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार अटपटा चटपटा सा, बट इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार यूँ सोचो अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ मेरे एग्जाम में आएगा। भाई साहब ये आपके एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं, कल को आ जाएगा तो दुखी भी आप ही होगे कि यार आज ये हमारे एग्ज़ाम में आ गया और हमने इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना दो, जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जब आप पढ़ोगे तो आसानी लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, एक बार इसे ढंग से पढ़ लो। हाँ भाई देखिए, तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं, और 9th क्वेश्चन के बाद हल्का सा एक बार पानी पी लो यार, गले में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक सेकंड रुकिए। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पर आते हैं तो जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहली बारी में जब वो खरीदने गया तो 2 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, फिर आगे और गया तो 3 रुपये में 7 के हिसाब से और वस्तुएं खरीदी, और जब वो बेचने लगा तो बेचते टाइम 6 रुपये में 5 के हिसाब से उसने कुछ वस्तुएं बेच दी। ये 3 तरह से उसने चीज़ें चली हैं। कितनी खरीदी खरीदते टाइम नहीं पता, बेचते टाइम कितनी बेची नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले 5, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 35। देखो 5, 7, 5 का एलसीएम 35 आएगा। तो मैंने क्या करा कि भाई पहले जितनी खरीदी बाद में भी उतनी खरीदी, मैंने यहाँ पे भी 35 रखा, यहाँ पे भी 35। बट जैसे ही हम आगे आते हैं तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जितनी भी वस्तुएं खरीदी गई हैं उनके बीच में रेशो है। किस चीज़ का रेशो है? कि भाई पहले जितनी खरीदता और बाद में जितनी खरीदता है। देखो अगर मैं इन दोनों का रेशो देखूं तो ये दोनों 35 है, इन दोनों के बीच का रेशो क्या है? 1:1। बट क्वेश्चन कह रहा है पहले जितनी खरीदी और बाद में जितनी खरीदी है उनके बीच का रेशो क्या है? 3:2। अगर मैं इसे 3:2 बनाना चाहूँ तो मुझे इसकी 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 की, ये तो 3:2 बन गया। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों के साथ, यहाँ पे भी मैंने भाई 35 लिया, यहाँ पे भी 35, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो ये दोनों टोटल वस्तुएं हैं इनके बीच का रेशो क्या होगा? 3:2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमेशा ना
इक्वल इसीलिए मैंने माना है कि जिससे इन दोनों को 3:2 में बनाना आसान होगा। तो सबसे पहले 35 बराबर है 3:2 के लिए बस यहाँ 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 की करके देख लो। जब 35 से 35 कट गया डायरेक्ट 3:2, इसीलिए दोनों मैंने अभी भी इक्वल ही रखी। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जब इन वस्तुओं का और इन वस्तुओं को आपस में काटा जाएगा तो रेशो 3:2 आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ 3 और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी। अब जिस कारण से मैंने देखा 35 3 105, यानी ये टोटल वस्तुएं कितनी बन चुकी हैं 105, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 105, यानी पहले उसने 105 खरीदी होंगी, तो उस कंडीशन में 35 दूनी 70, यहाँ पे उसने 70 खरीदी होंगी। अब पहले 105 खरीदी फिर 70 खरीदी, तो 105 प्लस 70 175 खरीद के घर पे आया, अपने टीए पे बैठा तो बेचने लगा, तो उसे पता था कि मुझे टोटल 175 तो बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, उसने टोटल कितनी खरीदी, तो आप कहोगे 175, और उसने टोटल बेची भी 175 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ उसने टोटल कितनी खरीदी 175। इन चीज़ों को मिटो देता हूँ। अब आप इसको देखिए, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये किससे घटा 21 से, और ये कितना आ चुका हमारा 42, यानी कि अगर 2/5 रुपये के हिसाब से इतनी वस्तुएं उसने खरीदी होंगी तो टोटल 42 रुपये उसकी जेब से खर्च हुए। आगे जब वो ये वस्तुएं खरीदने लगा तो टोटल 30 रुपये और उससे खर्च हुए होंगे, यानी कि टोटल 42 रुपये और 30 रुपये, वो 72 रुपये तो खर्च कर चुका है खरीदते वक्त। अब उसकी कमाने की बारी आई, कमाएगा भी अगला। जब वो कमाने बैठा तो 5 से इसे काटेगा 5 3 15 5 5 25, और 35 की 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाए 210, तो कमाते वक्त उसने 210 रुपये कमा लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो इसको 72 को यहाँ से माइनस करूँगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 10 में 7 के 3 138, यानी कि एक्चुअल में उसे 138 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। भाई प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है। अच्छा, ये 138 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कब, जब उसने 175 खरीदी और 175 बेची। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उसको प्रॉफिट जो है 138 का नहीं है, कितने का प्रॉफिट है उसे 276 रुपीज़ का, यानी इस 138 से 2 गुना ज़्यादा का उसे प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में जो उसने वस्तुएं खरीदी वो भी 175, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ लिख देता 175 ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा होंगी, यानी कितने आ जाएंगे 350। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट भाई जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आसान सा। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। कैसे सर जी गुस्सा हो गए हैं? देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है 33। देखो तुमने बोल बोल के फील करा दिया कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ उनके ऊपर। क्वेश्चन 10 की तरफ आए हैं। सचिन ने बताई है आवाज़ बंद करके, कहा कि क्वेश्चन 10 है, खुशी खुशी में 33 मत बोलिए। देखिए मुझे पता है क्वेश्चन 10 है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ना अगर आप हमेशा सही करना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा। अभी क्या होगा, मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया, सभी बच्चे ना आंसर दे देंगे 33 1/3%, 33 1/3%, सभी का आंसर ही आ जाएगा। पर जैसे ही मैं इससे अगला क्वेश्चन लगवाऊंगा, अगला क्वेश्चन 11वां लगाना, 11वां क्वेश्चन लगा दिया। क्या 10वें और 11वें क्वेश्चन में आप कुछ अंतर देख पा रहे हो? जो बच्चा इस अंतर को देख लेगा वो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को सही आंसर देने वाला है। तो आप सबसे पहले बताइए, क्या 10वें और 11वें क्वेश्चन में आपको कुछ अंतर नजर आया? क्या 10वें क्वेश्चन का आपका आंसर ये आ रहा था और 11वें का भी यही आ रहा है? अगर दोनों का आपका आंसर यही आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में 1 नंबर अपना कटवाने वाले हो, ऊपर से माइनस में भी नंबर लोगे अगर आपका दोनों का ये आंसर आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो चलो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिया जिसका आपका आंसर ही आ गया, अगर दूसरे वाले का भी यही आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन का पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे बड़े कैसे भी आ जाए, हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं जल्दी से किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया
जाता है। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10वां लगाइए सर दोबारा से। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक जगह पर फोकस करना है। कहाँ गया, खो गया, ये रहा। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचा। 33 मीटर ही तो बेचा है, उसने ये तो नहीं कहा कि 33 रुपये में बेचा है, कहीं नहीं लिखा ना। तो आप ऐसे क्यों कह सकते हो कि 33 रुपये में बेचा है, 33 मीटर बेचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर के क्रय मूल्य है, 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कुछ भी हो सकता है, पर किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट, ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस। यही लाइन इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या कहेगा, जो उसने प्रॉफिट या लॉस जो भी लिया, 11 मीटर जो भी उसका प्रॉफिट है वो 11 मीटर के क्रय मूल्य किसके बराबर है। बस इस लाइन पे 11 प्यारा क्या लिख रहा है इससे मतलब ही नहीं है, किसके बराबर प्रॉफिट है, क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की होता है कि जो प्रॉफिट है वो किसके इक्विवेलेंट है, कॉस्ट प्राइस के। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, तो उस कंडीशन में जितने भी वो मीटर कपड़े बेच रहा होगा, 33, 34, 35, 36, जैसा कि उसने यहाँ पे बोल रखा है 33 मीटर उसने कपड़े बेचे, तो ये 33 उसके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यहाँ पर वो ये भी दे सकता था कि उसको जो हानि हो रही है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के। जो हानि हो रही है, जो लॉस इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस, जो लॉस है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के, खरीदने वाले मूल्य के। तो उस कंडीशन में जितना भी वो कपड़ा बेचेगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस। पर अगर गलती से यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह हिंदी में क्या लिखा जाता है, विक्रय मूल्य, तो उस समय जो भी लाभ है किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा है तो जितने भी मीटर वो कपड़ा बेचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। बस इन 2 लाइनों पे ध्यान देना है और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे और वहाँ पर आप देखोगे कि जो वो लाभ ले रहा है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट है उसका प्रॉफिट। तो जितने मीटर कपड़ा बेचा वो हो गया कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का है, 11 का। मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट। क्या प्रॉफिट परसेंट निकालना बहुत बड़ा खेल है, नहीं। मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते वक्त नीचे क्या रखते हैं, जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई, यानी सीपी। सीपी कितना है, 33। ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो प्रॉफिट कितना है, 11। 11 से 33 को काटा 1/3। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर लो या 1/3, डायरेक्ट कितना होता है 33, 1/3%। ये हमारा क्या आ गया आंसर। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर आप। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखें क्या आंसर है। ठीक है, अब हम अगले पर आए। अब यहाँ से चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सर जी एक बार आप मार्क कर दोगे कृपया करके। ठीक है, देखिए आपको अगर दुखी कर दिया तो ना ये बच्चे जिंदगी और आप खामा में गलती से, भैया आप सबको दुखी करके कहाँ जाऊँगा मैं। देखो तो क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वें क्वेश्चन के अंदर अभी भी 33 ही मीटर बेच रहा है, पर जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो इक्विवेलेंट टू क्या है, सेलिंग प्राइस। कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो उसको प्रॉफिट है बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यानी जितने भी मीटर कपड़ा बेच रहा है 33 मीटर, अगर प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस है तो जितने भी मीटर कपड़ा बेचेगा अब वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कितना है, 11। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अभी भी तो आंसर यही आएगा 11/33। पर आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी पूछता, हमें पता है प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाले मूल्य पर निकाला जाता है। क्या यहाँ पर कहीं पर भी खरीदने वाला मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता है, नहीं पता। नहीं पता तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा।
अब आपके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब फिर से कल वाली बात, कुछ बच्चों के लिए कॉस्ट प्राइस होता है भाई खरीदने वाला मूल्य है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 33 में भाई प्रॉफिट 11 का जोड़ दिया 44, और कुछ बच्चे कहेंगे 33 में से 11 घटाया 22। ये दो तरीके के बच्चे पक्का इस क्लास को देख रहे होंगे। अब इनमें से कौन से वाला मूर्ख तो नहीं कह सकते, टैलेंटेड है, वो अभी पता चलेगा। ठीक है, देखिए 44 वाले कौन कौन है, तो ये ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने 44 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, मैं जा रहा था रास्ते में, मैंने सोचा मैं 11 रुपये का प्रॉफिट लेकर उस वस्तु को किसी को बेच दूँ, यानी 44 रुपये की खरीद कर लाया हूँ और 11 रुपये और एक्स्ट्रा चाहता हूँ, तो कितने बेचूँगा? 55 रुपये में। बट यहाँ तो मैं 33 में बेच रहा हूँ, यानी कि 44 तो मेरा खरीदने वाला मूल्य है ही नहीं। ये कॉमन सेंस है, बट फिर भी मेरे को आपको सिखाना पड़ रहा है, जिससे कि आगे कभी गलती ना करो। हाँ, अगर मैं 22 की खरीदता और मैं किसी व्यक्ति को बेचते टाइम चाहता हूँ 11 रुपये और एक्स्ट्रा मिले, यानी 22 और 11 33 रुपये मिले, तो अब कंडीशन सही बैठ रही है, यानी एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 22। और जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता ही नहीं सकता था। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था? प्रॉफिट परसेंट। तो मुझे पता है नीचे मुझे क्या रखना है, नीचे रखना है CP। तो ठीक है, तो आप अगर देख रहे होंगे तो CP है कितना? 22, तो नीचे मैंने रख दिया खरीदने वाला मूल्य, और इस 22 रुपये पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितना है? 11 रुपये का, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 11 से इसे 2 पे काटेंगे, 2 से इसे 50 पे, और एक्चुअल में 50% का प्रॉफिट। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं भाई, जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है हमारा अगला क्वेश्चन। 12th सभी का आना चाहिए, और जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई। देखो जितने सारे धुरंधर बैठे हो, तुम सारे खिलाड़ी हैं, अब तुम्हें जल्दी से लाइक कर दो। क्यों? अब तुम बहुत से तो यूँ सोचेंगे कि ईगो पे आ जाएगी, हम क्यों करें लाइक, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर दो, थोड़ा सा मेरी खुशी के लिए कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो कर दो लाइक। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब्सक्राइब आप बहुत बार बच्चा कहता है सब्सक्राइब नहीं करूँगा मैं, मेरे भाई उसका फ़ायदा आपको ही है। ठीक है, फ़ायदा देखिए टीचर का ये होता है कि बच्चा उससे पढ़ रहा होता है, तो अच्छा लगता है यार कि बच्चा पढ़ रहा है, तो एक ना अंदर से मोटिवेशन आती है, बच्चों को चीज़ अच्छी लग रही है और मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है, और 100% आपके सिलेक्शन की तरफ आप भी जा रहे होते हो, और हमने तो भाई पढ़ाना ही हुआ है कि दो यही चीज़ मैं यही पढ़ाता हूँ, तो ये 12 आया, ये आया, ये आया नहीं। और अगर आप सब भी आंसर देते हो, जैसे अच्छे अच्छे सभी का आंसर भी आ गया, तो मुझे भी अंदर से एनर्जी आती है, यार लड़के टैलेंटेड है, मैं भी जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। तो वही है कि आपकी ही मेहनत, सारा खेल आपकी मेहनत है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए, कर दिया होगा सबने, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन पर आते हैं क्या करा है, और सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स। घाटा हुआ उसे जब उसने 21 वस्तुएं बेची, बेच तो दी पर घाटा किसके बराबर हुआ? इक्वल टू सेलिंग, 2 होना चाहिए था, या दाब मुझे नहीं पता, बट 2 होना चाहिए था। इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो उसे लॉस हुआ है वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो बस हमें यही चीज़ तो चाहिए थी कि किसके बराबर लॉस हुआ? सेलिंग प्राइस के। तो जितनी भी उसने वस्तुएं बेची वो क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस हुआ कितने का? 3 का। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि खरीदने वाला मूल्य कितना होगा, आप कहोगे क्यों निकाले? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो CP कितना रहा होगा? तो CP आपके हिसाब से या तो 21 में से 3 हटा दो 18, या 21 में 3 जोड़ दो 24। आप दो तरह के बच्चे हो अलग अलग। तो 18 वाले देखिए, अगर मैं 18 रुपये की कोई साइकिल पाइकल खरीद कर लाया और बेचते टाइम 3 रुपये कम मुझे मिले, यानी मुझे सिर्फ 15 रुपये मिले, तो ये सीरीज़ गलत है, क्योंकि मुझे तो 21 मिले हैं, यानी 18 गलत है। हाँ, 24 की खरीद के लाया, 3 कम मिले यानी 21, तो हाँ भाई 24 बिल्कुल सही है कि हाँ वो 24 रुपये में वस्तु खरीदी गई होगी। तो वो चाह रहा है कि जो भी लॉस या प्रॉफिट परसेंट है वो होता है। तो लॉस परसेंट क्या जो जितने में खरीदी वो नीचे, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस है, यानी कि 3 का लॉस है वो ऊपर। 3 से 24 को काटेंगे बटे 8, परसेंट के लिए तो मल्टीप्लाई 100 लग दो, या फिर डायरेक्ट 12.5% का हमें क्या हो रहा है? लॉस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसको डाउट? जल्दी से मेरे भाई, मेरा बैच देखिए ये क्लास मेरी 9 बजे चलती है, रात में 9 बजे, और सुबह एक ऐप पे 9 बजे फ्री क्लास चलती है, फ्री गले में थोड़ा सा यार। 9 बजे ऐप पे फ्री क्लास चलती है, रात में 9 बजे यहाँ चलती है, और अगर RD Sir 10 लगाकर
आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ से सीधा सीधा मेरी मैथ की क्लास पर आ सकते हो, जो डेली 12 से 1 चलती है। मतलब आप किसी भी चीज़ का कोर्स खरीदोगे आप मेरी क्लास ले सकते हो। मास्टर कोर्स है वो सभी एग्जाम्स को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। 12वीं के बाद 13वें क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे, चीज़ आप समझ चुके हो तो ज़्यादा यहाँ पे समय ना बर्बाद करते हुए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और मैं देखूँगा किस किस का आंसर आ रहा है। देखिए इस बार 33 मीटर कपड़े बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आगे बढ़ने पर पता चला कि 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। किसके बराबर हानि हुई है? लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस। अगर जो लॉस है सेलिंग प्राइस के बराबर है तो जितने मीटर कपड़ा बेचा है, कितने मीटर बेचा है? 33 मीटर, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा? 11। आपको पता है अगर लॉस 11 का है तो खरीदने वाला मूल्य कितना रहा होगा? 44। भाई 44 की खरीदी, 11 कम लेकर 33 में बेच दिए। तो पूछ रहा है कि लॉस परसेंट बताइए। लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट, कैसे बताते हैं? नीचे रखते हैं जितने वस्तु खरीदी गई, कितने में खरीदी? 44 में। ऊपर क्या रखेंगे? जो भी लॉस है या प्रॉफिट। तो 44 पर 11 का लॉस है तो 11 ऊपर, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 11 से 4 पे जाएगा, 4 से कितने पे जाएगा? 25 पे। 25% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू भाई, थैंक यू। 14वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है हमारा 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है और क्या कहना चाहता है 14th क्वेश्चन हमारा। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन कह रहा है हमारा जब हम 17 बॉल बेचते हैं कितने रुपए में? 720 रुपये में। हमने कितनी बेची? 17, 720 रुपये में। तो आगे जब हमने पढ़ा तो हमें एक लॉस हुआ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। किसके बराबर लॉस हुआ? 5 बॉल के बराबर। यानी हमें यहाँ से एक बात पक्की तय हो चुकी है, अगर हमें लॉस कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है, खरीदने वाले मूल्य के बराबर हुआ है, तो जितनी भी वस्तुएं बेची हैं, यानी उसने कितनी बॉल बेची थी? 17, वो क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस। यही बात तो मैंने सिखाई थी, ठीक है। यानी 17 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है। लॉस हमारा कितना आ चुका है? लॉस आ चुका है 5। अगर मैं यहाँ से आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर 17 की खरीदता है 1 और 5 रुपये का घाटा लेकर बेचेगा, कितने बेचेगा? 12 में। बट वो कह रहा है उसने सभी वस्तुओं को बेचा है कितने में? 720 रुपये में। इस 12 से कितने गुना था? 60 गुना। तो ये जानना चाहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है एक बॉल का। तो जो ये गुने में लिखा होता है ना यहाँ पे 60, इन क्वेश्चनों में वही हमारा आंसर होता है आगे जाके। बट वो तो पूरा वे से समझते हैं, क्यों? ये डायरेक्ट करवा दूंगा तो ये दिमाग में 60 ही लेके बैठ जाओगे, ठीक है। अभी इससे हट जाओ। तो मैंने देखा कि एक्चुअल में सभी चीज़ों को 12 रुपये में नहीं बेचा, उससे 60 गुना ज़्यादा 720 में बेचा था। तो इसी तरह से एक्चुअल में सभी वस्तु भी 17 रुपये में ना खरीद कर उससे 60 गुना ज़्यादा, 17 गुणा 60 रुपये में सभी बॉल खरीदी होंगी। अच्छा, उसने टोटल खरीदी कितने हैं? 17 बेच रहा है तो खरीदी भी 17 होंगी। अगर मैं चाहूँ कि उसने एक कितने में खरीदी, एक्चुअल प्राइस बताना है, तो टोटल सभी 17 बॉल इतने रुपए में खरीदी, तो एक बॉल 17 से डिवाइड करेंगे, एक बॉल 60 रुपये में खरीदी। इसीलिए मैंने कहा था डायरेक्ट 60 ही आंसर आ जाए। किसी को डाउट? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन जल्दी से स्पीड में करते हैं, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन की तरफ हम आने वाले हैं। क्या कहने वाला है 15th क्वेश्चन हमारा? देखिए 15th क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति ने 12 कॉपी बेची, बेचते टाइम उसे क्या हुआ? उसने प्रॉफिट लिया किसके बराबर? कॉस्ट प्राइस के बराबर। 3 प्रतियों की लागत मूल्य प्राप्त, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ गेनिंग कॉस्ट प्राइस। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर हुआ है? कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो जितनी भी वस्तुएं बेची हैं, कितनी बेची हैं? 12, वो क्या हो जाएगा? CP। यही हमने सीखा था। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। तो 12 पर 3 का प्रॉफिट कितने रुपए में बेचेगा? एक 15 में। कह रहा है 15 में नहीं बेच रहा, मतलब सभी उसको 15 में बेच रहा हो। 15 में नहीं बेच रहा, कितने में बेचता है? 1800 रुपये में। इससे कितने होना आया था? 15 कम 15 है, अच्छा, इससे 120 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से सभी वस्तुओं को जब वो खरीद रहा होगा तो भी 12 रुपये में ना खरीद कर इससे 120 गुना ज़्यादा, यानी 12 × 120 रुपये में खरीदता होगा। मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ कटने वाला है। यानी आप इतने रुपए खर्च करके टोटल 12 कॉपी खरीद के लाते हो। 12 बेच रहे हो तो 12 ही खरीदोगे,
तो एक कितने में खरीदी, एक 120 में, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से मेरे भाई, 120 आंसर आएगा 120। मैंने क्या कहा था, ये जो ये वाली वैल्यू होती है 15 एकम 15 15 दूनी 30, हाँ ठीक तो है, 120 आंसर आएगा 120, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बच्चों वाला, बहुत ही बेहतरीन सा है, ज़्यादा ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये है कि भाई पेपर में आता है तो कराना पड़ेगा, कल को आ जाएगा तो आप यही कहोगे सर नहीं कराया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, और RD Sir 10, कोई भी बच्चा जब भी कोर्स परचेज करना चाहे अनअकैडमी पे किसी भी चीज़ का, बस RD Sir 10 कोड यूज़ करें, कुछ भी कोर्स परचेज करते हो कुछ भी, तो RD Sir 10, R मतलब राहुल, D मतलब देसवाल, RD Sir 10 कोड का यूज़ करो और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आज मेरी पहली क्लास थी, ठीक है। और ये राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है, इसके अंदर जाओ, आपको सारी चीज़ें मुझसे रिलेटेड वहाँ मिल जाएंगी। 16 क्वेश्चन पर आगे, क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप आंसर निकाल लोगे, पर आप ना इस क्वेश्चन का आंसर तो हमेशा दे दोगे, बट अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा हुआ क्यों, तो आप ना खुद भी कंफ्यूज रहोगे। क्यों रहोगे, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, वो क्या कह रहा है, उसने 400 रुपये में बेचा और 400 के स्थान में 350 में बेचने पर उसका जो घाटा है उसमें इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि, अरे सर जी आँख में लग जाएगी यार, मुझे क्यों डरा रहे हो, हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा ध्यान कैसे कैसे रहता है, ठीक है। देखो कैंची से यहाँ पे खुजा रहे हैं यहाँ पे ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने पर उसके घाटे में वृद्धि हुई। तो यहीं से आपको एक बात तय हो चुकी है कि उस 400 में बेचने पर भी उसे लॉस था और 350 रुपये में बेचने पर भी उसे लॉस हो रहा है, पर जो लॉस है वो पहले से कितने रुपए ज़्यादा है, 50 रुपये ज़्यादा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर उसने इस बात को ये नहीं कहा उसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, उसने कहा उसे पहले से 5% एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, यानी कि उसने इस वैल्यू को परसेंट में बता दिया कि ये वैल्यू परसेंट में कितनी है, 5%, यानी जो भी प्राइस रहा है उस प्राइस का 5% लॉस 50 रुपये के बराबर है। तो वो अपने आप में कितना रुपए का रहा होगा, उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा, वो एक्चुअल प्राइस होता है 100%। तो 100% कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 1% निकाल लो, कितना आ जाएगा 10, तो 1% 10 के बराबर है। तो 100% बनाने के लिए से 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, और ये आ जाएगा आपका 100%। और कल आपकी मैराथन क्लास होगी रात में 9 बजे से, ध्यान रखना इस बात का, रात में 9 बजे से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI के, इन सभी की जो भी 2017, 18, 19 में आए हैं, इन सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन लूँगा रात में 9 बजे से। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाना। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, पहले इसका आंसर किस किसका आ गया, जल्दी से बताइए। अच्छा स्नेक वाली, भाई देखो स्नेक वाली बात क्या होगी, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले सांप वाली बता दूं, ठीक है, एक सेकंड, किसी को भी वो कोर्स लेना हो तो RD Sir 10 कोड है, ठीक है। भाई ऐसा हुआ, आज सुबह सुबह मैं तो अंदर उस पर टैब पे पढ़ा रहा था, सर जी ने बाहर से कहा, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा चिल्लाए, तो मैंने क्या करा, मैंने पैर ऊपर कर लिया, क्योंकि कल निकला था यहाँ पर मैं, मतलब यहाँ पे ऐसे ही खड़ा होके अंदर आया था तो मैं सांप निकल गया था, तो उस बेचारे को हमने बाहर छोड़ दिया। कल तो वो इतना बड़ा सा था, ठीक है, मतलब पूरा इतना बड़ा था वो, उसके वो भी डबल रूप वाला था, 2 रंग वाला सांप था, 2 रंग वाला था, एक ही रंग वाला था, 2 रंग वाला था ना, हाँ वो, ठीक है। तो वो तो चलो हमने छोड़ दिया। अब हुआ क्या, आज मैं कोर्स की पहली क्लास, अच्छा हुआ क्या, जब सुबह भी पढ़ा रहा था तो मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल बना रखा था। अब मैंने कहा ये 12 है और ये साइड 3 थी, तो 3 चौक क्या होता है 12, तो 3 4 बोल ही नहीं पाए, सांसें अटक गई, जैसे पता लगा कि बाहर सांप है, ठीक है, कि जैसे आवाज़ आई बाहर से सांप सांप सांप, मतलब आज भी, कल तो निकला था वो तो छोड़ दिया था, तो वहाँ से बह तो पहले ही बैठ गया था, बट उस समय जब जाके देखा, मतलब कि जब तक फिर मेरे से 4 ही नहीं बोला गया, बच्चे कह रहे सर क्या हो गया क्या हो गया, जबकि 3 चौक 12 मैं यहीं पर अटक गया, मेरी सांस अंदर से ही फूल गई, मतलब यही ना आ जाए और मैं यहाँ पे क्लास देते थे लाइव में थोड़ी भागूंगा कहीं। चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हुआ क्या, अभी भी मतलब आ सकता है, आज का दिन फिर दोबारा से दूसरी क्लास हुई, कोर्स की पहली क्लास। अब भाई कोर्स की पहली क्लास में वो सच्ची में निकल गया, उस टाइम नहीं था, उस टाइम मजाक में इन्होंने बोल दिया होगा बाहर किसी से, जैसे बाहर होते हैं ना कोई, जैसे और भी होते हैं साथ में भाई वगैरह, तो उनसे मजाक में मेरे को आवाज़ आ गई, मैं डर गया, बट सच्ची में निकल गया।
अब मैं ये सोचूँ ये सच में निकला या झूठ में, और बाहर थोड़ा हड़कंप बचा हुआ था पहले से ज़्यादा, और भाई मेरी सांसें अटक गई। मैंने कहा कि आज यहाँ पे वो आया नहीं। अब मैंने ऊपर पैर कर लिए, और बच्चे पहले दिन की तो भाई कोर्स वाली क्लास थी, बच्चे सब सोचे सर जी आगे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, अटक क्यों गए, नेट भी नहीं अटका, और मैं यूँ देखे जाऊँ कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे अभी वो जिंदा ही है और पता नहीं कहाँ घूम रहा है, और बहुत डर बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं यार, वो उसको लग रहा है कि ऐसा था, ये घर एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारा एक पड़ा था, तो हमने सोचा कि इस बार जब हमने स्टूडियो बनाया, थोड़ा सा अटक गया था ना मैं भी, ठीक है, तो हमने सोचा कि स्टूडियो को यहीं बना लेते हैं। खेतों की तरफ था, कोरोना चल रहा है, तो दिल्ली में ना थोड़ा सा आप पीछे जाओगे तो नजफगढ़ की तरफ, नहीं कुछ नहीं ये नहीं, मतलब दिल्ली में एक जगह है, मतलब एक जगह है, ये जगह कैसे बोल दी, ठीक है, दिल्ली में कोई जगह है, वहाँ पे खेत हैं थोड़े से, तो उसके पास हमारा एक घर पड़ा है एक्स्ट्रा, तो खेतों में से आ गया यार वो, खेतों में से। अब हमने तो ऐसे सोचा था कि कोरोना नहीं आएगा वहाँ तक, थोड़ी हरियाली सी है। अब हमें क्या पता था कि ऐसी दिक्कतें भी आएंगी कि भैया कोरोना से बच जाओगे, पर कोरोना से भी महान चीज़ें हैं नहीं। तो आ जाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगाओ सर जल्दी से अगला, ठीक है। तो यही बात थी, बस थोड़ा सा उस टाइम बताने वाला था कि उस टाइम निकला था, तो उस टाइम बच्चे कह रहे सर क्या हो गया। हाँ ये क्वेश्चन लगाओ जल्दी से अगला, नेक्स्ट। हाँ भी देखिए 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 17th क्वेश्चन पर आए, क्या कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में जब 1010 रुपये में बेचा गया, यानी 1000 में बेचने की तुलना में 1010 रुपये में जब गाय को बेचा जाता है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें पहले से 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से 5% ज़्यादा लाभ हो रहा है, यानी ये तय है कि 1000 रुपये में बेचते थे तब भी हमें प्रॉफिट होता हुआ, 1010 रुपये में बेच रहे हैं तब भी प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई पहले भी प्रॉफिट हो रहा था 1000 में बेचने पर, 1010 में बेचने पर मुझे पहले से 10 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज में पहले से 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो 5% किसके बराबर हो गया, 10 के। तो 1% निकालने के लिए इसे 2 से काटेंगे, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। तो 100% के लिए 2 जीरो हम यहाँ लगा देंगे, 2 जीरो हम यहाँ, और 100% किसके बराबर आ जाएगा, 200 के। और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। हाँ भैया तुम्हारे गांव में रोज़ आते होंगे, भाई मैं यहाँ पे स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाहर आना एक अलग मैटर करता है, तुम तो भाई धुरंधर हो, तुम्हारे जैसे शिकारी कहाँ। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं उछट जाऊँ और तुम लाइव में जाके कल को कहोगे अरे सर जी भागे लाइव में से, अच्छा लगेगा। तो भाई डर बना रहता है, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा फोकस तुम्हें पढ़ाने में दो। अभी जब से शुरू से तुम्हें ऐसा लगा मेरे अंदर कोई डर है, पर मेरे अंदर डर था, मैं हर बार देख रहा था कहीं से ना आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा टैलेंट है कि मैं तुम्हारे को अपना डर भी पता नहीं लगने देता, नहीं तो ठीक है। ओके दोस्तों, सभी का आ गया। हाँ मेरे भाई CHSL एग्ज़ाम से पहले एक बार पूरा ख़त्म करा दूंगा कोर्स को, 1 साल में। मतलब मैं अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रेटजी मैंने आपको आज बताई दी थी, ठीक है। तो CHSL एग्ज़ाम से पहले एक बार तो पूरा एक बार उसे खेल देंगे, फिर उसके बाद आगे और चीज़ों को, क्योंकि यार मैं भी नहीं चाहता ना कि एग्ज़ाम में हर बच्चे का सिलेक्शन हो, तभी तो नाम होगा। और जब नाम नहीं होगा तब तक मज़ा ही क्या। नहीं, इस जीवन में क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। नाम इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अलग ही, जहाँ जहाँ जाओ हर जगह भाई फलाने गांव का छोरा किससे पढ़ के लगा, मुझसे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, हटा दीजिए एक बार जल्दी से कुछ चीज़ें बताए। तो देखो यार, RD सर 10 ये एक ऐसा कोड है जिसको आप जब भी, कोई भी बच्चा आपका यार दोस्त भी अगर किसी और चीज़ का कोर्स भी परचेज़ करता है, जो उसकी इच्छा है, उसने कहा कि यार इस चीज़ का कोर्स खरीद लूँ, तो ठीक है भाई ये कोड लगा दो RD सर 10, तेरे को जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चलता होगा, जैसे 10% से ज़्यादा भी है तो भी आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अभी किसी एक कोर्स पे 40% चल रहा था, तो RD सर 10 लगाओगे तो 40% का डिस्काउंट, साथ में उसके अंदर एक पूरी टीम सेलेक्ट आप कर सकते हो, अंदर जाकर आपकी जिससे भी इच्छा उससे पढ़ सकते हो, और साथ में मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। तो RD सर 10 लगाकर, और जैसा कि मेरा खुद का भी कोर्स चल रहा है, 12 तारीख आज ही थी, आज से शुरू हो गया है, तो इस कोड को लगाइए, कोर्स को परचेज़ करिए। वहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बताऊँ किस तरह से मैं चीज़ों को वहाँ पर लेकर चलना है कोर्स के अंदर। देखिए जितना ज़्यादा आप ले सको ले लीजिए, यहाँ से जहाँ से, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना अपने एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो RD सर 10 कोड लगाएंगे, वहाँ पर जब आप जाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए
इस कोड से वहाँ पे मेरी मैथ्स की चलेगी। उसके बाद आप कहोगे सर जीएस का क्या करेंगे, इंग्लिश का क्या करेंगे, रीजनिंग का, हिंदी का। सबसे मेन चीज़ होती है कि यार इन 3-4 सब्जेक्ट्स का क्या करना है, सिर्फ मैथ्स थोड़ी पढ़नी है। तो ये पूरा कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में आपको मेरी मैथ्स, जीएस, आप 4-5 टीचर सेलेक्ट कर सकते हो। किसी की आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, हिस्ट्री पढ़ लेना, किसी की पॉलिटी तो पॉलिटी पढ़ लेना, किसी की अगर आपको बायोलॉजी लगती है तो बायोलॉजी पढ़ लेना। इसी तरह से इंग्लिश और रीजनिंग और हिंदी भी। ऐसे 8-9-10 टीचर सेलेक्ट करें और उन 10 टीचरों से 1 साल तक पढ़ते रहना। और 1 साल जब आप लगातार उन टीचरों से पढ़ोगे तो सिलेक्शन 100% है। तो आपने अपनी ही टीम बनाई उन टीचर्स की जो आपको बेस्ट लगते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ जो आप पैसे दे रहे होंगे जो भी, तो आपको सिर्फ मेरी ही क्लास मिलेगी, मतलब मेरे साथ उस पैसों में सभी एक टीम मिलेगी, मतलब ये पूरा कोर्स है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें पता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़कर कभी भी पास नहीं हुआ जा सकता, सभी चीज़ों को पढ़कर हुआ जाता है, ठीक है। तो आप आना और फिर मैं तो वहाँ पर आपको मिलूंगा ही, ठीक है। तो आप ये कोड लगा सकते हो। और दूसरी चीज़, जो सुबह फ्री क्लास स्पेशल चला रखी है मैंने, स्पेशल फ्री क्लास, तो वो कैसे लेनी है आपको, नॉर्मल राहुल देसवाल मैथ्स, ये लिखोगे RHUL राहुल DESH, देसवाल में DESH लगाना, ठीक है। कुछ बच्चे H नहीं लगाते यहाँ पे, बट मैं H लगाता हूँ, DESHWL राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना। तो टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको ना सुबह फ्री क्लास का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह से दिखेगा, नोटिफाई मी पे क्लिक करना। आगे जाओगे तो एक छोटी सी नन्ही मुन्नी मेरी फोटो यहाँ दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। उसके बाद जब भी ये फ्री वाली क्लास होती है, डेली होती है फ्री वाली, कल सुबह भी है, SCF का पार्ट 2 कराऊंगा, तो ये फ्री वाली क्लास भी आप तक सुबह सुबह पहुंच जाएगी। तो SCF का पार्ट 2 और जो कल रात में 9 बजे बहुत बेहतरीन मैराथन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। देखिए मैथ्स मैराथन CI और SI के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी आपको एक साथ करा दूंगा। तो मैथ्स मैराथन आ रही है, आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो रात में 9 बजे ये वाली हमारी क्लास आएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो RD Sir 10, इस कोड को अपने दिमाग में भर लीजिए। आपका कोई भी दोस्त कैसा भी कभी भी कहता है कि यार मुझे कोई कोर्स परचेज करना है अनअकैडमी से, तो आप उसे बोलिए RD Sir 10, ये कोड वो लगा सकता है, ठीक है। ओके, कोई डाउट? मेरे भाई मेरा एड्रेस अभी आपको पता नहीं है, जो मैंने बोला है वो शब्द मैंने झूठ बोले हैं, मैं वहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ पढ़ते रहो और जल्दी से जल्दी जॉब लो और जॉब लेकर पेरेंट्स को खुश करो। क्योंकि एंड में बात की है कि भैया फ्री तुम्हारी शादियों की दावत भी तो खानी है, तुम्हारे बच्चे खिलाने अभी हमें, ठीक है। तो जल्दी से जॉब ले लो और लव यू सभी को और ऑल द बेस्ट, और मेहनत करते रहें। और एक बार जाते आते प्यारा सा जय हिंद, जय भारत, बाय।